तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है कॉमिक स्टारर चैनल पे। गाइस आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर आया बांकेलाल, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। मनोज गुप्ता पेश करते हैं फिर आया बांकेलाल। एक दिन प्रतापगढ़ के राजा प्रताप सिंह के महल का द्वार किसी ने बाहर से खटखटाया। हाँ भैया, क्या काम है? मैं पड़ोसी देश का राजा झांकू सिंह हूँ। मेरे महल में शक्कर समाप्त हो गई, एक कटोरा शक्कर मिलेगी? शक्कर ना हो तो फिर एक लोटा चाय ही पिला देना। अरे अभी तो हमने दातून भी नहीं किया द्वारपाल। देखो यह सुबह सुबह कौन आ मरा। कोई भिखारी है तो उसके कटोरे में रखी मुद्राएं छीन कर उसे भगा देना। जो आज्ञा महाराज, उन मुद्राओं से भुने चने खरीद लाऊंगा। आपके पौष्टिक नाश्ते का जुगाड़ हो जाएगा। महाराज महल में नहीं है, फिर कभी आना। बड़ा ठीक है, कल आ जाऊंगा। अपने फटे हाल महाराज को कहना कि महल में ही रहे। अगले दिन द्वार खुला था तो मैं बिना पूछे ही अंदर आ गया। महाराज, वाह क्या ठाट बाट है आपके। मेरा कपड़ा धोने का साबुन ख़त्म हो गया है। एक टिक्की हो तो दे देना, थोड़ा नील भी हो तो दे देना। कपड़े सुखाने की रस्सी तो आप बिना कहे ही दे देंगे। बाहर निकालो इसे। साबुन की एक टिक्की ही तो मांगी थी, फक्कड़ कहीं का। अपनी बेइज्जती तो करवाता ही है, मेरी भी साथ में करवाता है। मन करता है दूँ इसके मुँह पर एक दुल्लती। विशालगढ़। महाराज, मैं पड़ोसी देश का राजा झांकू सिंह हूँ। थोड़ा अचार मिलेगा? आज रानी ने सब्जी नहीं बनाई तो मैंने सोचा अचार के साथ ही रोटी खा लूँ। हाँ हाँ अवश्य महाराज, किंतु आपको कौन सा अचार पसंद है? हमारे पास तो सभी तरह के हैं। सब तरह के ही थोड़े थोड़े कटोरे में डाल दो। अचार के नाम से मेरी तो लार ही टपकने लगती है। आप यहाँ प्रतीक्षा कीजिए, मैं भी स्वयं अचार लेके आता हूँ। अवश्य महाराज। सजना है मुझे सजना, मेरा मतलब महाराज विक्रम सिंह के लिए। जरा उलझी लटे सवार लूँ। वाह, इस मोटे की रानी तो बहुत सुंदर है। महाराज, ये लफंगा महारानी जी के कक्ष में ताक झाँक कर रहा था। हमने रंगे हाथ पकड़ा है। यह पड़ोसी देश का राजा झांकू सिंह है। तभी बांकेलाल भी वहाँ पहुँचा। आओ बांकेलाल, तुम बताओ इसके साथ क्या व्यवहार किया जाए? महाराज, मुंह काला करके गले में जूतों की माला डालकर गधे पर बैठा कर इसको महल के द्वार से बाहर कर दिया जाए। यह राजा है, इसलिए कार्य इनके साथ पूरी इज्जत के साथ किया जाए। थोड़ा सा झांक लिया तो क्या हो गया राजा विक्रम सिंह? राजा झांकू सिंह से दुश्मनी तुम सबको बहुत महंगी पड़ेगी। अचार तो दे दो कमबख्तो। किसी का मुंह काला करके उसे मुझ पर ही क्यों बिठाते हैं? आ गया फिर बेइज्जती करवा कर। बधाई हो महाराज, आपका एक शत्रु और बढ़ गया। मेरा मतलब ऐसे दुष्ट की यही सज़ा होनी चाहिए। कुर्र। राजा झाकू के बारे में हमने भी सुना है बांकेलाल। वह महलों में कुछ न कुछ मांगने के बहाने ताक झाँक करता रहता है, किंतु हम अपने दरवाजे से किसी को खाली हाथ जाने नहीं देते। इसलिए उसे अचार देने के लिए महल के अंदर बुला लिया था। उस अपमान से राजा झांकू सिंह के तन बदन में आग लग गई थी। चमगादड़ की लार में फड़फड़ नाम का एक विषाणु होता है। यदि इस विषाणु के बुलबुले उड़ा दिए जाएं तो उससे फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं। अब आएगा मज़ा। जब राजा विक्रम सिंह और उसके सभी सैनिकों के फेफड़े कमज़ोर हो जाएंगे, तब मैं अपनी सेना के साथ विशालगढ़ पर आक्रमण करके विशालगढ़ का तख्ता पलट दूंगा। अगली सुबह। महाराज, गुप्त सूचना मिली है कि राजा झांकू सिंह विशालगढ़ पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। क्या? वाह, यह तो बहुत खुशी की बात है। मेरा मतलब क्या उसकी इतनी हिम्मत? महाराज, महल की छत पर चील कौवों को इकट्ठा कीजिए। वो दुष्ट जब भी आए तो उसके शव को महल की छत पर रखवा कर चील कौवों को उसकी दावत दी जाए। महारानी, तुम शांत हो जाओ। सेवक, महारानी के लिए शीतल शरबत लाओ। जो आज्ञा महाराज। महारानी जी, शरबत लीजिए। सेवक, तुम हाफ क्यों रहे हो? पूरा दिन इतनी मेहनत जो करता हूँ महाराज। महाराज, थोड़ा टांग ऊपर कर लीजिए, नीचे से फर्श पर पोछा लगा दो। अरे सफाई कर्मचारी, पोछा लगाते हुए तुम भी हाफ रहे हो। बोलो सत्यनारायण भगवान की। नारा मंत्री, सत्यनारायण भगवान की पूजा तो कल है, तुमने नारा आज ही लगवा दिया। यह नारा नहीं, जयकारा है महामंत्री जी। सेनापति जी, शत्रु विशालगढ़ पर आक्रमण के मंसूबे बना रहा है। आप भी अपनी तलवार निकाल कर उसका निरीक्षण कर लें कि कहीं उसमें जंग तो नहीं लग गई। मैं अपनी तलवार के प्रत्येक दिन स्वयं धार लगाता हूँ बांकेलाल। यह देखो। गुर्र। तलवार म्यान में से अभी पूरी भी नहीं निकली और सेनापति मरखब भी हाँफने लगे। लीजिए महाराज, अब तो आप भी हाँफने लगे। हाँ बांकेलाल, सभी हाँफ रहे हैं। मुझे लगता है सभी के फेफड़े जवाब दे रहे हैं। हाँ, किंतु मुझे और बांकेलाल को छोड़कर
मैं कैसे हाँफ सकता हूँ। प्रत्येक दिन प्रातः सैर को जाता हूँ। वन में सिंह मेरा नाश्ता करने के लिए मेरे पीछे दौड़ लगाते हैं और मैं उनके हाथ नहीं आता। और महारानी जी दिन भर आपको ज़ोर ज़ोर से बोलकर खूब खरी खोटी सुनाती है महाराज, इसलिए उनके भी फेफड़े भी खूब कसरत हो जाती है। बांकेलाल, खरी सुनाती हूँ, खोटी नहीं। राजवैग, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं आक्षिक मापक यंत्र को सबकी उंगली पर लगा कर बारी बारी से सबके रक्त में प्रवाहित होती प्राणवायु को नाप रहा हूँ महाराज। इससे मुझे सबके फेफड़ों की ताकत का पता चलेगा। रक्त में प्राणवायु की मात्रा कम होने पर यह यंत्र छींकता है। यह छींका, देखा महाराज? इसका मतलब सेनापति के रक्त में प्राणवायु की मात्रा कम है, अर्थात इसके फेफड़े कमज़ोर हो गए हैं। फेफड़े जितना कमज़ोर होगा यह यंत्र उतनी ज़ोर से छींकता है। महामंत्री की उंगली पर लगाने से जोर की छींका है। यह नल की नलकियाँ क्यों महामंत्री की नासिकाओं में डाल रहे हो राजवैग? आह, इसके हत्थे को गड़ने मतलब राजवैग, इसके हत्थे को गेड़ने मतलब ऊपर नीचे करने से यह बाहर से प्राणवायु खींचकर रोगी के फेफड़ों में पहुंच जाता है। यह वायु इस यंत्र में भरे संतरे के रस के गुण को भी रोगी के शरीर में पहुंचाती है, जिससे रोगी के रक्त में प्राणवायु बढ़ जाती है। यह नल की नलकियाँ नहीं है बांकेलाल, इसे वायु खींचक यंत्र कनस्तर संतरे से तर कहते हैं। राजवैग जी, मुझे लगता है कोई शारीरिक क्रिया ना होने से भी फेफड़ों की शक्ति क्षीण हो रही है। सबको व्यायाम की आवश्यकता है। व्यायाम मंत्री, तुरंत व्यायामशाला में व्यायाम की व्यवस्था करो, शीघ्र ही। गुब्बारे भरना फेफड़ों की अच्छी कसरत मानी जाती है महाराज। मैं अभी इसे फुला देता हूँ महाराज। इस गुब्बारे में अभी और भी हवा भरी जा सकती है। गुब्बारा में हवा भरते भरते ही मोटे का पूरा दम निकल जाए तो बात बने। अभी तो बांकेलाल और भर देता हूँ, जब पूरा फूल जाए तो मुझे बता देना। अभी तो आपकी तोंद पहले की ही भांति दिखाई पड़ रही है महाराज। थोड़ी और हवा निकालिए इसमें से, मेरा मतलब थोड़ी और हवा भरिए गुब्बारे में। अबे बस कर भाई, गुब्बारा हूँ, तोंद नहीं, फट जाऊँगा। सेनापति मरखप, कम से कम 100 दंड बैठक से पहले मत रुकना। सेनापति के फेफड़े तो मजबूत होने की बहुत आवश्यक है। 80 तो हो चुके हैं बांकेलाल, क्योंकि मैंने दंड बैठक शुरू ही 70 से की थी। शाबाश, सभी सैनिक और दरबारी अनुलोम विलोम करेंगे। मुझे भी कुछ न कुछ करना चाहिए, और कुछ नहीं तो रस्सा ही कूद लेती हूँ। बांकेलाल, सभी कुछ न कुछ कसरत कर रहे हैं, तुम भी कुछ कसरत कर लो अपने फेफड़ों की मजबूती के लिए। आप कहती हैं तो मैं चला विशालगढ़ के 50 चक्कर लगाने, इससे कम क्या लगाऊंगा। बांकेलाल, जाते जाते वो मुकदर उठाकर मुझे देते जाना। ठहरो बांकेलाल, मैं 4 सैनिकों को तुम्हारी मदद करने के लिए भेजता हूँ। सेनापति के बच्चे, मुकदर उठाना है महाराज की अर्थी नहीं। बांकेलाल, आओ, हम दोनों रस्सा कूदेंगे, महाराज को मुदगर सेनापति दे देगा। सही समय पर सबके फेफड़ों की कमजोरी का पता चल गया। अब फेफड़ों की कसरतों के बाद सबके फेफड़े फिर से मजबूत हो जाएंगे। इसके बाद अनुलोम विलोम करूँगा। मुलाकातों का मौसम आ गया, नामक वन में कहीं पर। इतने मधुर स्वर में नागिन गीत कौन गा रही है? आहा, ये तो वन में मनमोहन ही गा रही है। मैं तो रीझ गया इस पर। मैं ही बजा रहा हूँ बांसुरियाँ। विवाह के लिए राजमंद कर ली मैंने इस कन्या पसंद कर ली। नाम तो बता अपना। बड़े डोले शोले वाले राक्षस हो, मुझे भी तुम पसंद हो। मेरा नाम मधुमती है, किंतु मुझसे विवाह करने से पूर्व तुम्हें उस सुनहरी हिरण को पकड़ कर लाना होगा। बस इतनी सी शर्त। तुम्हारे वन के सारे जानवरों को लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूँ, फिर यह हिरण क्या चीज़ है, मैं अभी लेकर आता हूँ उसे। यह मेरी शर्त है, नहीं तो फिर मैं किसी और से विवाह कर लूँगी। ओह राक्षस, ये तो मेरी तरफ आ रहा है, मेरा टेंटुआ टेक करने। भाग ले सुनहरे। अरे आ भाई हिरण, घबरा मत, भाग मत। मैं तुझे मारने नहीं, केवल पकड़ने आ रहा हूँ। बेटा भाग कर कहाँ जाएगा? तू मेरे हाथ ना लगा तो मधुमती फिर से मुझे नागिन नृत्य नहीं दिखाएगी और मुझसे विवाह भी नहीं करेगी। बेटा राक्षस, हाथ तो मैं तेरे ना ही लगने वाला। ये हिरण तो बहुत तेज़ भाग रहा है, मुझसे और नहीं भागा जाता। आया बड़ा मुझे पकड़ने वाला। बस इतनी सी ताकत थी? तुमसे तेज़ तो चूहा ही दौड़ लेता है। बड़े बेदम, दुर्बल, निकम्मे, थकेले, नाकार और हाँफू निकले तुम तो। राक्षसों के नाम पर धब्बा हो तुम। यह देखो, वृक्ष से क्या गिरा? पीला सूखा पत्ता। तुम भी इसके जैसे ही हो, सूखे पीले पत्ते।